जिसमें काउंटर क्लेम के संबंध में बहुत स्पष्ट व्याख्या की गई है। काउंटर क्लेम कौन दाखिल कर सकता है, किसके विरुद्ध दाखिल किया जा सकता है, इसका एक विश्लेषण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 के निर्णय में किया है। एक प्रश्न उठता है कि ये तो जब स्पष्ट तौर लेकिन यह जो काउंटर क्लेम था यह प्रतिवादी के खिलाफ, प्लेंटिफ के खिलाफ नहीं किया है काउंटर क्लेम। यह जो काउंटर क्लेम किया प्रतिवादी के खिलाफ, यानी कि को डिफेंडेंट, जो सह प्रतिवादी थे, को डिफेंडेंट थे, उनके खिलाफ कर दिया। यानी कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट ना करके जो प्लेंटिफ नंबर 2 और 3 आए उन्होंने काउंटर क्लेम डिफेंडेंट नंबर 1 के खिलाफ कर दिया, प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कर दिया। ट्रायल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम सरल हिंदी भाषा में रोजाना एक जजमेंट का, निर्णय का या फिर किसी कानून के विश्लेषण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज भी हम लोग उपस्थित हुए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के एक बेहद दिलचस्प फैसले की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 12 नवंबर 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें काउंटर क्लेम के संबंध में बहुत स्पष्ट व्याख्या की गई है। काउंटर क्लेम कौन दाखिल कर सकता है, किसके विरुद्ध दाखिल किया जा सकता है, इसका एक विश्लेषण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 के निर्णय में किया है। एक प्रश्न उठता है कि ये तो जब स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ ही है सीपीसी में, तो इसे निर्णय की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे निर्णय क्यों हम लेके आए आपके सम्मुख। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था पिछली वीडियो में कि देखिए, सब कुछ लिखे होने के बावजूद भी ऑनरेबल सिविल कोर्ट के ऑर्डर, उसके पश्चात हाई कोर्ट के ऑर्डर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने पलट दिया। यानी कि हाई कोर्ट ने जिस निर्णय को दिया काउंटर क्लेम के संबंध में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी उस चीज की व्याख्या नहीं समझ पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करता है। आप समझिए, सिविल कोर्ट के मुकदमे को फिर हाई कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो कितना गंभीर मसला रहा होगा। तो इसलिए किसी भी विषय को हमें इतनी सरलता से नहीं लेना चाहिए जब ऑनरेबल हाई कोर्ट तक किसी फैसले को बदल रहा हो। चलिए अब शुरू करते हैं। इस केस की बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या शुरुआत कब हुई। देखिए, मामला शुरू हुआ जब संजय तिवारी नामक एक व्यक्ति ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट दाखिल किया लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। वो चाहते थे कि ऑनरेबल जो कोर्ट है उसका जो जमीन का सौदा मौखिक रूप से तय हुआ था, उसे अदालत के आदेश से पूरा कराया जाए। यह जमीन करीब 0.93 एकड़ थी और उन्होंने दावा किया कि इसका मौखिक सौदा उन्होंने अपने पक्ष में करा रखा था। और 3 दिसंबर 2002 को पूरा भुगतान भी कर दिया, एक रसीद भी मिली और जमीन का कब्जा भी मिल गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। पहले तो केवल एक प्रतिवादी डिफेंड नंबर 1 था, लेकिन बाद में 2 और लोग डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी इसी जमीन की डील हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2,95,000 रुपए भी चुकाए थे और उन्हें वही जमीन ट्रांसफर होनी चाहिए थी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि प्लेंटिफ ने धोखाधड़ी से 43 डेसिमल का 93 डेसिमल में बदल दिया, 43 डेसिमल का 93 डेसिमल कर दिया। अब असली जो ट्विस्ट आया, जो असली मोड़ आया इस मुकदमे में, वह यह आया कि इन 2 नए प्रतिवादियों ने काउंटर क्लेम भी दाखिल कर दिया। लेकिन यह जो काउंटर क्लेम था यह प्रतिवादी के खिलाफ, प्लेंटिफ के खिलाफ नहीं किया है काउंटर क्लेम। यह जो काउंटर क्लेम किया प्रतिवादी
के खिलाफ, यानी कि को डिफेंडेंट, जो सह प्रतिवादी थे, को डिफेंडेंट थे, उनके खिलाफ कर दिया। यानी कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट ना करके जो प्लेंटिफ नंबर 2 और 3 आए, उन्होंने काउंटर क्लेम डिफेंडेंट नंबर 1 के खिलाफ कर दिया, प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा, जो सिविल कोर्ट थी, ठीक है सुन लेते हैं, इसे भी सुन लेते हैं कि अगर आपने एक प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ भी काउंटर क्लेम कर दिया तो सुन लेते हैं। हाई कोर्ट में पहुंचा मामला। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, इससे मल्टीसिपिलिटी ऑफ सूट्स हो जाएंगे, लिटिगेशन हो जाएगा, और मल्टीसिपिलिटी ऑफ लिटिगेशन से बचने के लिए इसे रहने देते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन संजय तिवारी इस फैसले से सहमत नहीं हुए और वह यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से जांच की और कहा कि देखिए, काउंटर क्लेम हमेशा प्लेंटिफ के खिलाफ होता है, को डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंटर क्लेम हमेशा को डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं होता, हमेशा प्लेंटिफ के खिलाफ होता है। काउंटर क्लेम प्लेंटिफ के खिलाफ होता है, हमेशा को डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं। इसके लिए कानून में ऑर्डर 8 रूल 6A सिविल प्रोसीजर कोड CPC में प्रक्रिया दी गई है। यहां डिफेंडेंट्स 2 और 3 किया क्लेम ना तो ठोस था ना समय पर था, क्योंकि उनका एलीग्स एग्रीमेंट 2002 का था और उन्होंने 2006 में क्लेम किया, यानी कि लिमिटेशन पीरियड भी निकल चुका था। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका दावा कमजोर था, क्योंकि उन्होंने ना तो पूरा पैसा दिया, ना यह साबित किया कि वे जमीन के हकदार हैं। और अंत में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको जानने से पहले एक बार CPC का ऑर्डर 8 रूल 6A को भी देख लेते हैं कि ऑर्डर 8 रूल 6A क्या कहता है। देखिए, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि ऑर्डर 8 रूल 6A क्या कहता है। देखिए, ऑर्डर 8 रूल 6A कहता है, 6 का प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिकथन के अपने अधिकार को अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिवादी के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रदत्त किए जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा प्रदत्त किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद हेतु के बारे में प्रोद्भूत हुआ हो, उठा सकेगा, चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं। और आगे क्या कहता है, परंतु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होगा। दूसरा खंड क्या कहता है इसका, ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिपवाद के प्रभाव के समान ही होगा, जिससे न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए। तीसरा कहता है, वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए फाइल करे। और चौथा कहता है, प्रतिदावे को वाद पत्र के रूप में माना जाएगा और उससे वही नियम लागू होंगे जो वाद पत्रों को लागू होते हैं। तो इस संबंध में मानना है उच्चतम न्यायालय CPC में जो प्रोविजन है स्पष्ट रूप से प्रोविजन है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, साफ कहा कि जो ये CPC का प्रोविजन है इसके तहत भी आपका काउंटर क्लेम नहीं लिया जा सकता। और स्पष्ट तौर पे कोर्ट ने कहा कि काउंटर क्लेम को डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं किया जा सकता, काउंटर क्लेम प्रतिवादी वादी ही के खिलाफ ला सकता है। अब इसलिए डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया गया, पर उनका इम्प्लीमेंट यानी जो केस में पक्षकार बना रहना जारी रहेगा। यानी कि पक्षकार तो रहेंगे, वो पक्षकार तो रहेंगे एज ए प्रतिवादी, लेकिन उनका काउंटर क्लेम खारिज हो गया, ताकि अगर कहीं पोजीशन का सवाल उठे तो ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला कर सके। और किसी अलग केस की इजाजत इसलिए नहीं दी कि उनका टाइम बाढ़ हो चुका था, लिमिटेशन से, उसकी तो अलग चीज थी, लेकिन उनके काउंटर क्लेम को
नहीं माना जा सका, क्योंकि काउंटर क्लेम कभी भी प्रतिवादी को डिफेंडेंट को डिफेंडेंट के अगेंस्ट नहीं ला सकता। ऑनरेबल कोर्ट का एक निर्णय था। यह जो निर्णय था बड़ा महत्वपूर्ण था। आपसे वही निवेदन, यदि आपको हमारा इस केस का साइटेशन बताने से पहले आपको वही निवेदन कर रहा हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। हमारा प्रयास है शुद्ध सरल हिंदी भाषा में निर्णयों को लाना, विधि का विश्लेषण। यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण निवेदन क्या है कि यदि आप इसको पसंद कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल इसको शेयर करें। नहीं पसंद कर रहे हैं, कहीं कोई कमी है तो कमेंट में जरूर हमें बताएं। और ये पसंद कर रहे हैं तो इस प्रयास को सराहते हुए इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर करें और लोगों को भी बताएं। अब इसके हम साइटेशन पे आते हैं कि इस केस का साइटेशन क्या है। देखिए स्क्रीन पर भी इसका साइटेशन आ गया है। देखिए इसका साइटेशन को जो दिख रहा है आपका, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इसका जो SLP नंबर है 11,050 ऑफ 2025, संजय तिवारी वर्सेस युगल किशोर प्रसाद एंड अदर्स। और जो जजमेंट की डेट है और जो जजमेंट की डेट इसमें आ रही है 12 नवंबर 2025 को जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ का एक जजमेंट है। 12 नवंबर 2025 का जजमेंट है। और इसकी सुविधा के लिए काम और कर देते हैं हम लोग कि इसका आपको QR कोड यानी कि जो इसका INSC नंबर है 2025 INSC 1310 1310 QR कोड भी स्क्रीन में लगा दिया है ताकि आपको आसानी रहे कि अगर आप QR कोड के माध्यम से भी जजमेंट को देखना चाहें तो आप इसको अपलोड कर सके। तो देखिए QR कोड भी स्क्रीन पे आ गया। आप सभी निवेदन कि यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। कल हम फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।